अरे आ गई माँ जी, आप लोग अंदर आइए। प्रणाम माँ जी। आइए माँ जी, बैठिए माँ जी, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। अब आप लोग हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना निकाल देती हूँ। कितनी खुश लग रही है मेरी बहू हमारे आने से। मैंने इसके साथ कितना गलत किया, पर फिर भी इसके दिल में हमारे लिए जरा से भी नफरत नहीं। सुनो यहाँ आना जरा। हाँ आती हूँ। हाँ बोलिए, मुझे माँ बाप के लिए खाना भी लगाना है। क्या बोल रहे थे? ये क्या, तुमने मम्मी पापा को यहाँ क्यों बुला लिया? तुम्हारा दिमाग खराब है अरे क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? पापा की तबीयत बहुत खराब थी और वहाँ उनका कोई इलाज नहीं करवा रहा था, तो मैंने यहाँ बुला लिया। आप किसी अच्छे डॉक्टर का पता करके उनको वहाँ दिखवा तुम्हारा दीजिएगा। दिमाग खराब है क्या? इलाज में थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, जो मैं करवा दूं। जमीन जायदाद में तो बड़े बेटों को ज्यादा हिस्सा दिया था। माँ के गहने घर सब तो बड़े बेटों को दिया था ना। तो अब इलाज करवाने की बारी आई तो हम याद आ गए। ये वही माँ बाप है ना जो जवानी में अपने बच्चों में ही भेदभाव किया करते थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप है आपके, आपको पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद में ज्यादा हिस्सा, घर मकान उनके गहने, मुझे जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ। मुझे सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और जिनको सोना चांदी जमीन जायदाद मिल गया है उनको सिर्फ उसी से मतलब था। मुझे पहले से ही पता था कि उनको माँ बाप की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था कि बूढ़े सास ससुर की सेवा तो मैं ही करूंगी। और देखो किस्मत से ये सौभाग्य मुझे मिल भी गया, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सिर्फ ईश्वर की सेवा करने से माँ बाप की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप इतना मत सोचिए, ये धन दौलत सब यहीं रह जाता है, साथ में सिर्फ कर्म जाता है। इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के माँ बाप की सेवा करिए, क्योंकि जीते जी अगर आप माँ बाप की सेवा करोगे ना, और अगर उनका आशीर्वाद आपके सिर पर आ गया तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते हैं। आप जाइए पापा जी को दिखाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाइए, ज्यादा मत तुम सोचिए। सही कर रही हो, मैं जाता हूँ किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाने। जिस बेटे के मोह में आकर अपनी जीवन भर की कमाई उसको दे दी, उसने तो ठुकरा दिया, पर जिसे हमेशा ताना और गालियां दी, जिस बहू से मैं इतनी नफरत करती थी, उसी ने मुझे देवी बना दिया। हे भगवान, मेरी बहू को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देना, उसे जीवन में वो सब देना जो वो चाहती है। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज ना बहुत गर्मी है, तो आप पहले ना ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना लीजिए, उसके बाद खाने में छोले भटूरे और सेवई बना लीजिएगा। बेटी तुम जो बहू को ये ऑर्डर दे रही हो, बहू क्या अकेले बनाएगी ये सब इतनी गर्मी में? वो भी तो इंसान है, उसे गर्मी नहीं लगती है क्या? उसका शरीर क्या बर्फ का बना हुआ है? अरे नहीं माँ जी, रखने दीजिए ना। दीदी 2 दिन के लिए तो आई हैं, आराम करने दीजिए उनको, मैं बना लूंगी। आप काटिए उन्हें। नहीं बहू, रिश्ते प्यार और समझ से चलते हैं, हुक्म से नहीं। बेटी अगर इस तरह भाभी पे हुक्म चलाएगी ना, तो धीरे धीरे ननद भाभी के रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। फिर कहेगी कि भाभी सीधे मुंह बात नहीं करती, बुलाना नहीं चाहती है मायके। मैं कब तक बचूंगी? आखिर में काम तुझे भाभी ही आएगी ना। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बहू, तुम बात को समझो। बहुएं नए नए में तो कोशिश कर लेती हैं कि सबको खुश रखे, पर एक समय के बाद वो थक जाती हैं, क्योंकि लोग फिर सारा बोझ बहू पे ही डाल देते हैं। इसीलिए शुरुआत से जैसा आदत लगाओगी ना, वैसा ही चलेगा। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। मेरे ससुराल में भी जब लोग मुझे बैठ के ऑर्डर देते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर कुछ बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनकी सारी बातें मानने की आदत जो लगा दी है मैंने उनको, अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती है मुझे। पर सॉरी भाभी, मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। चलिए हम दोनों नंद भाभी मिलकर साथ में किचन में खाना बनाएंगे, और पहले तो हम लोग मैंगो शेक बना करके पीते हैं ठंडा। चलिए जी ठीक है दीदी, चलिए हम लोग दोनों साथ में मिलकर बना चलिए। हाँ बेटी, इसी तरह भाभी के साथ रहकर, उसकी बहन बनकर, उसकी दूसरी सास बनकर नहीं, सास का रौब दिखाने के लिए उसकी सास ही काफी है। क्यों बहू, सही कहा ना? माँ जी अगर आपकी जैसी सास हो ना, तो किसी भी बहू को ससुराल में उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आप सास नहीं, मेरी दूसरी माँ है। चलो ठीक है, जाओ तुम दोनों नंद भाभी मिलकर जल्दी से काम निपटा लो, फिर आराम से एसी में बैठकर दिन भर बातें करना। अरे बहू, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, तुम इतना भारी बोरा उठाकर कहाँ जा रही हो? और तुम्हें ये काम करने के लिए किसने कहा? वो माँ जी जेठानी जी ने कहा था कि आटा खत्म हो गया है तो तुम गेहूं धोकर साफ कर देना। क्या? बड़ी बहू ने कहा? उसे थोड़ी भी समझ है कि नहीं कि तुम्हें 9वें महीने में इतना भारी वजन नहीं उठाना चाहिए? खुद तो जब माँ बनने वाली थी तो एक काम नहीं करती थी, और तुझे बोरा उठाने को कह दिया। पर माँ जी दीदी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। रुको आज मैं उससे पूछती हूँ। छोड़ दीजिए ना, आप उनको कुछ मत सुनाइएगा, मैं कर लूंगी धीरे धीरे कर। बड़ी बहू, तुमने छोटी को गेहूं का बोरा उठाकर छत पे ले जाकर उसको धुलने के लिए कहा। तुम्हें थोड़ी भी समझ है कि नहीं कि उसका 9वां महीना चल रहा है, उसको ये सब काम करना नहीं चाहिए। मेरे रहते मेरी छोटी बहू को परेशान करने की सोचना भी मत। अगर तुझे 9वें महीने तक बिठा कर खिला सकती हूँ तो उसे भी खिला सकती हूँ। तुम इसीलिए उसके साथ ऐसा कर रही हो ना, क्योंकि वो गरीब घर की बेटी है, उसके बाप ने दहेज नहीं दिया है।
पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। जिसकी जहाँ किस्मत होती है, जिसको जहाँ जैसे जाना होता है वहाँ जाता है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती। और वैसे भी माँ बनने वाली औरत को कभी सताना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दुख उसे जीवन भर याद रहता है। जेठानी हो तो उसकी बड़ी बहन बनकर रहो, शासन चलाने की कोशिश मत करो। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे समय में एक माँ को प्यार, केयर और समझ की जरूरत होती है। पर मैं तो बड़े बाप की बेटी होने का घमंड दिखा रही थी देवरानी जी को। मैं ये भूल गई थी कि अगर किस्मत साथ देती है तो गरीब को भी अमीर बना देती है, वही अगर किस्मत खराब हो जाए तो अमीर आदमी को भी फकीर बना देती है। सॉरी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, छोटी से माफी मांग लेती हूँ। आज के बाद मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी छोटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। अरे नहीं दीदी, इसमें समझने वाली बात क्या है, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। कोई बात नहीं छोटी, अब तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं देख लूंगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी अच्छे से नहीं हो जाती और तुम्हारा बेबी 6 महीने का नहीं हो जाता। अरे दीदी, इतना सेवा करिएगा तो मैं यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लूंगी फिर। ऐसी जेठानी तो हर घर में होनी चाहिए, जो जेठानी बनकर नहीं बल्कि बड़ी बहन बनकर अपनी देवरानी का साथ निभाए। बहू, 8 बज गए हैं, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? भूख लगी है, खाना नहीं बनाओगी? क्या बात है, आज उठी नहीं है, जाकर देखती हूँ मैं। अरे बाप रे, बहू को तो इतना तेज बुखार लगा हुआ है। एक काम करती हूँ, खाना मैं ही बना देती हूँ, पहले इसको ठंडी पट्टी कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। बाप रे बाप, कितना तेज बुखार लगा हुआ है, तप रहा है सिर। अब थोड़ी देर इसको आराम करने देती हूँ, तब तक जाती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हैं? हटिए ना, मैं बना देती हूँ। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बेटा, तुम्हें बहुत तेज बुखार था तो तुम कैसे खाना बनाती? तुम जाओ रूम में आराम करो, मैं खाना बना कर लेकर आती हूँ। उसके बाद दवाई खाकर थोड़ा और आराम कर लेना, तब तुम्हें राहत मिलेगी। पर माँ जी, आप कैसे? क्यों बहू, तू भी तो 5 लोगों का खाना बनाती है और अभी तुम्हारी सास बूढ़ी नहीं हुई है, अभी मेरी हड्डियों में जान है, मैं कर लूंगी। तुम जाओ बेटा, आराम करो। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बहू उठ जाओ, ये लो खाना खा लो, और ये लो दवाई, खाना खाकर दवाई भी खा लेना। थैंक यू माँ जी, आज आपने मुझे मेरी माँ होने का एहसास दिला दिया। अरे पागल, मैं तेरी माँ ही तो हूँ, दूसरी माँ। बुखार में जब सास ने सिर पर हाथ रखकर कहा तू बहू नहीं मेरी बेटी है, तब समझ आया कि कुछ रिश्ते जन्म से नहीं दिल से बनते हैं। जब सास ने दवा दी, खाना बनाया और माथे पर हाथ रखकर पूछा अब कैसी हो बेटी, तब बहू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सास नहीं एक माँ दिखाई